नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। दिल्ली की एक अदालत ने साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान उत्तरी पुल बंगस के इलाके में 3 सिखों के कत्ल के मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय किए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता चंपाई सोरेन आज विधिवत रूप से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर लोगों से माफ़ी मांगी है। लगातार महाराष्ट्र में यह एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आज भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंची। उन्होंने वहां पर अरदास की और वहां पर उन्होंने पहुंचकर कहा कि मुझे बहुत शांति मिली है, गुरु की कृपा से मुझे उनके चरणों में हाजिरी लगाने का अवसर मिला है। लॉरेंस के जेल से इंटरव्यू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों को राहत देते हुए यह कहा है कि जिन पत्रकारों ने लॉरेंस का इंटरव्यू लिया था उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ में ही पंजाब और राजस्थान सरकार से जवाब भी मांगा है। आज हरियाणा और पंजाब के किसान नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के घरों पर एनआईए ने रेड की। बता दें कि ये रेड 6 ठिकानों के ऊपर हुई। उनमें बीकेयू क्रांतिकारी की नेता सुखविंदर कौर का घर भी शामिल है। कल 31 अगस्त को पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पे किसान आंदोलन को चलते हुए पूरे 200 दिन हो जाएंगे और इसको लेकर किसान कल बड़ी महापंचायत करेंगे और वहां पर महिला पहलवान विनेश फोगाट भी पहुंचेंगी। उनका भी सम्मान शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर होगा। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर दिल्ली की एक अदालत की खबर है। साल 1984 में सिख विरोधी दंगों के दौरान उत्तरी पुल बंगस इलाके में 3 सिख नौजवानों की हत्या हुई थी और उसको लेकर जगदीश टाइटलर के ऊपर आरोप तय किए गए हैं। जगदीश टाइटलर हम सबको पता है कि कांग्रेस के नेता थे और उन्होंने अगले दिन ही, जिस दिन इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ उससे अगले दिन ही दंगे दिल्ली में भड़काए थे। आप पीयूसीएल की रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी रपटें जो उस समय पे छपी थी उनमें जगदीश टाइटलर का रोल साफ देखा गया था। लेकिन जगदीश टाइटलर आज तक जेल से बचे रहे। उसका कारण यही है कि सत्ता का उनको संरक्षण मिलता रहा। लेकिन अब अदालत की ओर से कोई उम्मीद की किरण दिखी है। जो सिख मामलों के वकील हैं एचएस फूलका साहब, उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि सीबीआई की कोर्ट ने उनके ऊपर, स्पेशल जो सीबीआई की कोर्ट है, उन्होंने उनके ऊपर आरोप तय किए गए हैं और जज ने कहा है कि उनके खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए केस चलाया जाए। अब लग रहा है कि वैसे तो जो 1984 और आज हम 2024 में बैठे हैं, पूरे 30 साल हो गए हैं, तो 40 साल के आसपास हो गए हैं और इन 40 सालों में एक हिसाब से ये लगाइए कि बहुत बुरा वक्त उन परिवारों ने देखा है जो दिल्ली में उन जो वो दंगे हुए थे उनके पीड़ित रहे हैं। और जो आरोपी रहे हैं वो तो सत्ता में की गोद में बैठकर खूब मलाई काटते रहे हैं। उनके ऊपर कोई इतनी ठोस कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं। मुझे लगता है कि कोर्ट को जल्दी से जल्दी इस मामले की पूरी सुनवाई को पूरा करना चाहिए और जगदीश टाइटलर को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और जगदीश टाइटलर ही नहीं, जितने भी नाम हैं, जितने भी उस दौर के दौरान सिखों के जो कत्लेआम के जिम्मेदार हैं, सभी को सज़ा होनी चाहिए। तभी मैं मानता हूं कि कोई बड़ा संदेश दिया जा सकता है। इससे पहले कोई बड़ा संदेश नहीं दिया जा सकता। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में एक हिसाब से सिख विरोधी जो दंगे हुए उनको लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाती रही हैं, जबकि हम सबको पता कि कांग्रेस भी उसमें शामिल थी और आरएसएस भी शामिल थी। आरएसएस ने उस समय इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी का पूरा साथ दिया था और कांग्रेस की तो पूरी जो टीम थी दिल्ली की, वो सारी सड़कों के ऊपर नंगा नाच कर रही थी और सिखों को टारगेट कर करके उनके गले में टायर डाल रही थी, उनको जला रही थी। ये बहुत दर्दनाक कहानियां हैं। अगर आप पीयूसीएल की वो रिपोर्ट पढ़ लेंगे जो उन दिनों वो दिल्ली के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने लिखी, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मुझे लगता है कि एक बार आपको जरूर दिल्ली में जो कुछ हुआ था उसके बारे में पढ़ना चाहिए। आपको पता लगे कि कितनी भयानक दिन थे वो और किस तरीके से सिखों को दिल्ली में टारगेट किया गया था। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर झारखंड से आई। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज विधिवत तौर पर एक हिसाब से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। झारखंड के रांची में उनका प्रोग्राम किया गया। वहां पर
जो भारत के कृषि मंत्री हैं, कैबिनेट कृषि मंत्री, खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो शामिल रहे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा थे और उनकी मौजूदगी में चंपाई सोरेन आज भाजपाई हो गए हैं। लेकिन इससे तो सवाल यही उठता है कि चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हेमंत सोरेन ने कब किया, जब वो जेल में जा रहे थे। यानी कि सबसे ज़्यादा विश्वास हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन पे किया, लेकिन चंपाई सोरेन ने उन्हीं का ही विश्वास तोड़ा। और एक हिसाब से चंपाई सोरेन पूरी प्लानिंग बना रहे थे कि हेमंत सोरेन जेल में ही रहें, लेकिन फाइनली हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और बाहर आते ही चंपाई सोरेन भाजपाई हो गए। तो ये कई चीज़ें दिखाती है, पॉलिटिकल जो राजनीति है उसमें ट्रस्ट का को लेकर बड़े इश्यूज हैं और ये एक ऐसा ही घटनाक्रम है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर महाराष्ट्र से आई। महाराष्ट्र के राजकोट, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो दुर्ग था, किला था, उसके सामने उनकी एक मूर्ति इस्टेब्लिश की गई थी पिछले साल और वो तेज हवा के कारण गिर गई थी, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है महाराष्ट्र के। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी मांगी। उसका कारण क्या है? महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं, आराध्य हैं। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ उन्हीं की वहाँ पर इस्टेब्लिश हैं और उनको एक हिसाब से सबसे बड़ा देवता अगर महाराष्ट्र के लोगों के लिए है तो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। और उनके स्टैचू जो गिरा वो 35 फुट ऊंचा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था उस स्टैचू का। तो इसके कारण पूरे महाराष्ट्र में विवाद फैल गया कि जिस मूर्ति का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, कम से कम उसकी गुणवत्ता का तो ख्याल रखा ही चाहिए था। लोकसभा इलेक्शंस में वोट हासिल करने के लिए बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया गया, क्योंकि मूर्ति सिर्फ 3 महीने के अंदर ही बनाई गई। मुझे लगता है कि जो शिल्पकार है उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर डाला गया और अब मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे, उन्होंने तो सिंपल सा बयान दे दिया कि तेज हवा चल रही थी इसके कारण गिर गई। तो मूर्ति इतनी खोखली बनाई क्यों गई? पहला सवाल तो यही है कि वो तेज हवा के कारण गिर जाए। वहाँ पर साल 1980 से वहाँ पर जो फोर्ट है, राजकोट फोर्ट है, वो मौजूद है। राजकोट का किला मौजूद है। वो तो आज तक किसी भी तेज हवा से नहीं गिरा। ये 6 महीने पहले एस्टेब्लिश की गई मूर्ति क्यों गिर गई? तो ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। और मुंबई में और महाराष्ट्र में पहले भी बहुत सारे ऐसे उद्घाटन जो नरेंद्र मोदी या एकनाथ शिंदे ने किए थे, उनकी खराब क्वालिटी की बात आ चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि जिसने मूर्ति बनाई है वो एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का दोस्त है और इसमें कुछ भ्रष्टाचार की चीज़ें भी देखी जा रही हैं और जल्दबाजी की चीज़ें तो हैं ही। इसलिए महाराष्ट्र में एक बड़ा इशू है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरना। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे महाराष्ट्र से आज हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है और कहा है कि वो दोबारा स्मारक बनवाने के लिए प्रयासरत हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर आज पहलवान विनेश फोगाट श्री अमृतसर साहिब में, दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंची और वहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं गुरु के चरणों में मैंने माथा टेका है और मैं सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रही हूँ। मैं वाहेगुरु जी से आशीर्वाद लेने आई हूँ, वो मुझे ताकत दें। वहाँ पर विनेश फोगाट अपने पति और अपने साथी पहलवानों के साथ पहुँची थी और विनेश फोगाट का ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने स्वागत भी किया। उनको SGPC की तरफ से स्वर्ण मंदिर की एक छोटी क्या बोलते हैं, मोमेंटो भी भेंट किया गया। इसके अलावा उनको एक सोने की कृपान भी उनको भेंट की गई और कई और अलग अलग भेंट भी उनको मिले। एक सोने का मेडल भी दिया गया SGPC की तरफ से। तो विनेश फोगाट कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि पंजाब और हरियाणा में बहुत पॉपुलर हैं और कहीं ना कहीं उनको पता है कि पंजाब और हरियाणा के लोग उनके साथ खड़े रहे हैं। इसलिए वो भी किसान आंदोलन हो या फिर कोई और आंदोलन हो उसमें लगातार ट्वीट करती हैं। कल वो शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर भी मौजूद रहेंगी। कल शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी किसान महापंचायत होगी। उसका कारण ये है कि कल किसान आंदोलन 2.0 यानी कि जो 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके पूरे 200 दिन हो रहे हैं और बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान दोनों बॉर्डरों पे जुटेंगे। बड़ी महापंचायत होगी, बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं और इस महापंचायत में विनेश फोगाट भी पहुंचेंगे। किसान भी उनका स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। तो एक हिसाब से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी पहले भी किसानों के आंदोलनों में शामिल होते रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। उस लड़की ने बहुत तगड़ी फाइट लड़ी और एक हिसाब से एक षड्यंत्र के तहत मैं तो कहूँगा कि वो मेडल से वंचित रह गई और उम्मीद है कि अगले बार वो जरूर मेडल जीत कर लेके आएंगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो गुजरात से आई।
गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है और तकरीबन 10 शहर गुजरात के डूबने की कगार पर हैं। लगभग 28 लोगों की मौत हो चुकी है, 40,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और कई शहरों में तो मगरमच्छ तैरते हुए भी देखे गए हैं। 15-15 फीट तक पानी कई शहरों में चढ़ा हुआ है, बड़ोदरा उनमें से एक है और काफ़ी चिंता का विषय है। लेकिन गुजरात में जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं कि और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हरियाणा के विधानसभा चुनाव से रिलेटेड है। हरियाणा विधानसभा चुनाव हम सबको पता है कि 1 अक्टूबर को होने हैं और 5 सितंबर से जो नॉमिनेशन है वो फाइल करने होंगे, इसलिए अब 4-5 दिन बचे हैं और टिकटों के वितरण के लिए लगातार बैठकें जारी हैं। कांग्रेस ने जेजेपी के पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली, जो कि टोहाना से जीत कर आए थे, उनको टिकट देने से मना कर दिया है। दीपक बाबरिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देके कहा है कि वो आए थे, वो हमारे संगठन भी नहीं है, टिकट मांग रहे थे, लेकिन हमने उनसे साफ मना कर दिया है। तो देवेंद्र बबली, हम सबको पता है कि किसान आंदोलन में कितना किसानों के खिलाफ बोल रहे थे, तो उनको टिकट ना देकर मेरे को लगता है कि सही किया गया है, कांग्रेस ने ठीक फैसला लिया है। अगली जो खबर है वो कुमारी शैलजा के बारे में है। कुमारी शैलजा चुनाव लड़ने के लिए अड़ी हुई हैं, जबकि जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने स्टेटमेंट देके कहा था कि हम किसी भी सिटिंग एमपी को, यानी कि सांसद को, टिकट नहीं देंगे। हम सबको पता है कि कुमारी शैलजा सिरसा से चुनाव जीती थी, एमपी बनी थी इसी साल। और आपको बता दें कि कांग्रेस में 90 की 90 सीटों के ऊपर पहली स्क्रीनिंग खत्म हो चुकी है। अब दोबारा से मंथन होगा। सेकंड राउंड में 3-3 नाम छोड़े गए हैं, हर एक सीट के ऊपर 3-3 नाम छोड़े गए हैं। अब उन 3-3 नामों में से फाइनली डिसाइड होगा। 5 फार्मूले लगाए जा रहे हैं कि जिनके तहत टिकट दी जाएगी। तो कांग्रेस की लिस्ट भी अब लग रहा है कि शायद 2 या 3 सितंबर तक आ सकती है। हरियाणा के बीजेपी में बड़ी बेचैनी देखने को मिल रही है। बीजेपी के बहुत सारे नेता हारने के डर से सेफ सीट तलाश कर रहे हैं। इवन कैप्टन अभिमन्यु, जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, वो अपनी सीट नारनौंद को छोड़कर बरवाला लड़ना चाह रहे हैं। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, वो भी बरवाला चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इवन जो भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वो करनाल छोड़कर लाडवा शिफ्ट होना चाह रहे हैं और लाडवा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर लग रहा है कि जो बेचैनी है बीजेपी के कैंडिडेट्स में वो दिख रही है और बीजेपी के कैंडिडेट्स भी लगातार परेशान हैं। इवन जो बीजेपी के बड़े नेता हैं आजकल, योगेश्वर दत्त जो पहलवान भी रहे हैं, उनकी टिकट भी फाइनल नहीं हो पा रही है। वो अपनी टिकट को फाइनल करवाने के लिए अमित शाह के पास पहुंचे हैं। शायद उनको टिकट नहीं दी जाएगी, जहां तक मेरा वो है, लेकिन वो अमित शाह को लगातार इमोशनल कर रहे हैं कि मैंने आपके लिए इतना किया, मुझे ज़रूर टिकट दीजिए। और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं घूम घूम कर प्रचार करूंगा, मैं एक सीट में फंसना नहीं चाहता। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर जो है वो लॉरेंस केस में जो इंटरव्यू लिए थे जिन पत्रकारों को, उनको लेकर है। उनको हाई कोर्ट से उनके ऊपर एफआईआर करने की बात हुई थी, लेकिन वो जो पत्रकार थे वो सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है। और हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया था एफआईआर दर्ज किए जाने का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और कहा है कि पत्रकारों के ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। उन्होंने पंजाब और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है कि इस मामले में जवाब दीजिए कि ये कैसे संभव हुआ है। मेरे हिसाब से जो वाट लगेगी वो पुलिस अधिकारियों की लगेगी। जो पत्रकार हैं उन पत्रकारों को इस्तेमाल ये पुलिस अधिकारी भी करते रहे हैं और पत्रकार भी पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल करते हैं। ये 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। जिन पत्रकारों ने लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लिया वो सब हमको पता है कि कैसे पुलिस के इशारे पर काम करते हैं, तो वो पुलिस के ही पत्रकार हैं अब। लेकिन जब मामला पूरे दुनिया में इस चीज़ को लेकर थू थू हुई, तो अब उनके पास कोई शब्द नहीं है, इसलिए वो अपना बचाव करते फिर रहे हैं और इस किस्म की जुगत लगा रहे हैं कि उनके ऊपर कोई भी आँच ना आए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर जो बलवंत सिंह राजोआना जी की मर्सी पिटीशन थी उसके बारे में है। और जो आज श्री अकाल तख्त साहिब पर 5 तख्तों के जत्थेदारों की बैठक हुई थी, उसमें जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह की अगुवाई में बैठक हुई और उस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि जो उनकी मर्सी पिटीशन है उनको वापस लिया जाएगा। यानी कि बलवंत सिंह राजोआना जी के मामले में जो मर्सी पिटीशन लगाई गई है राष्ट्रपति को, उसको वापस लेने की बात हुई है। अभी मेरे को पूरी मीटिंग की डिटेल नहीं पता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे सोर्सेज से पता चले और उसके बाद मैं आपको कल ज़रूर इसके ऊपर एक अपडेटेड जानकारी दूंगा कि मीटिंग में क्या क्या फैसले हुए हैं। शायद कोई बड़ा फैसला कौम की तरफ से लिया जा सकता है, अकाल तख्त साहिब से लिया जा सकता है। तो अभी इसके मामले में हमें जब तक पूरी जानकारी नहीं आती तब तक हमें वेट करने की ज़रूरत है।
अगली खबर, हरियाणा और पंजाब में एनआईए ने आज 6 ठिकानों पे छापेमारी की है। और किन किन ठिकानों पे छापेमारी की है? एक तो किसान नेताओं के, और दूसरा मानवाधिकार कार्यकर्ता या ऐसे वकील जो किसान मजदूरों के साथ खड़े रहते हैं, उनके ऊपर छापेमारी हुई है 6 ठिकानों पे। हरियाणा के सोनीपत में एक पंकज त्यागी हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, वकील हैं, उनके ठिकाने पे छापेमारी हुई है। चंडीगढ़ में, पंजाब के नया गांव में जो चंडीगढ़ के पास पड़ता है, वहां पर आरती और एडवोकेट अजय, इन दो के घरों के ऊपर छापेमारी हुई है। और बठिंडा के रामपुरा फूल में बीकेयू क्रांतिकारी की नेता सुखविंदर कौर के घर पर भी छापेमारी हुई है। वहां पर इन सभी के ठिकानों पे जितने भी उनको डॉक्यूमेंट मिले या फिर पेन ड्राइव, डिजिटल सामान, किताबें, सब जब्त कर लिया है। एनआईए ने एक लंबी पूछताछ की। सुबह 5 बजे वो रेड करने के लिए आए और जो रेड है 11-12 बजे तक चली, और 11-12 बजे तक पुलिस की हिरासत में, एनआईए की हिरासत में ही रहे। जो रामपुरा फूल में जो किसान नेता हैं सुखविंदर कौर, उनके घर पे जब छापेमारी हुई तो वहां पर आसपास के किसानों को जैसे ही पता चला, सभी किसान उनके घर के बाहर पहुंचने लगे और किसानों ने एक बड़ा डेरा डाल लिया था। और जो एनआईए ने छापेमारी की है, इसमें पंजाब पुलिस भी शामिल थी, पंजाब पुलिस की बस आई हुई थी, और पंजाब पुलिस ने ही ये एनआईए की रेड करवाई है। तो ऐसे में तो भगवंत मान के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या वो एनआईए का साथ दे रहे हैं जो किसान नेताओं को तंग किया जा रहा है। हम सबको पता है कि पिछले 200 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें सुखविंदर कौर एक बड़ी महिला नेता है, बड़ी किसान नेता है, और उन्होंने ही जो केंद्र सरकार के साथ बातचीत चल रही थी, जब केंद्र सरकार किसान नेताओं के ऊपर दबाव बना रही थी, उन्होंने ही एक मार्के की बात कही, और उन्होंने ही उस दबाव से बाहर निकाला था किसान नेताओं को। और जो खराब समझौता करवाने जा रही थी केंद्र सरकार, उसको नहीं होने दिया था, लेकिन अब उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और एक हिसाब से उनको, जो कंगना रनौत ने जिस हिसाब से नैरेटिव फैलाया था कि जो किसान आंदोलन है वो तो देशद्रोही हैं, विदेश से पैसे आते हैं, आतंकवादी होते हैं, वही नैरेटिव को पुख्ता करने के लिए सब रेड की गई हैं, ताकि जो किसान नेताओं के बारे में नैरेटिव बनाया जा सके कि ये देखो, ये तो देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। तो इस वजह से ये रेड हुई है। मुझे लगता है कि इस रेड का विरोध किया जाना चाहिए। और पंजाब और हरियाणा में तो किसानों की तरफ से खूब ठीक ठाक इसका विरोध हुआ है, और इसको लेकर ठीक ठाक बातचीत भी हो रही है। शायद मुझे लगता है कि जिन लोगों के ऊपर भी रेड हुई है, उनको दोबारा से एनआईए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाएगी। और इसको लेकर एनआईए की तरफ से तो कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन जिन लोगों के घरों पे रेड हुई है, उन लोगों ने मीडिया में आकर अपने बयान दिए, और उन्होंने बताया कि एनआईए ने उनको दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया है। इन वकीलों ने और इन किसान नेताओं ने और जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनकी इतने जो लंबी रेड चली है, उसके डिटेल अपने अकाउंट भी उन्होंने डिटेल में दिए हैं, सारी बातें बताई हैं। और पंजाब में पहले भी बहुत बार एनआईए की रेड हो चुकी हैं। और जो किसान नेताओं के अलावा जो सिख मूवमेंट के लोग हैं, सिख आंदोलन के लोग हैं, उनको भी टारगेट एनआईए करती रही है। और हम सबको पता है कि कई पिछले 3-4 साल से पंजाब बहुत ज़्यादा एनआईए के टारगेट पे है, और गिरफ्तारियां भी बहुत सारी हुई हैं। अब इन मामलों में देखना होगा कि क्या पंजाब के और हरियाणा के जो ये लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं। लेकिन आज एनआईए ने एक बड़ी रेड की है, और इसको लेकर पंजाब और हरियाणा में खासी बातचीत हुई है। तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा फिर मुलाकात होगी नई बुलेटिन के साथ, नई खबरों के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी।